हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो चैप्टर नंबर 13 यानी कि 13 ऊष्मा संचरण पर आधारित होगी। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड करना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बात करते हैं हम ऊष्मा का संचरण। नाम है ऊष्मा का संचरण चैप्टर का नाम। तो पहले हम जान लेते हैं ऊष्मा का संचरण है क्या। उसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा ऊष्मा क्या होती है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है जो किसी वस्तु से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण प्रभावित होती है। इसके पहले के वीडियो में तापांतर और ऊष्मा पूरी तरह से डिस्कस कर दिया गया है। बात करते हैं हम ऊष्मा का संचरण। तो तापांतर के कारण ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अथवा एक ही वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, ऊष्मा का संचरण कहलाता है। इसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण लेना पड़ेगा। जैसे हम किसी रॉड यानी कि छड़ को, लोहे की छड़ को गरमाते हैं तो उसकी एक सिरा को हम गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। उसका कारण क्या है? ऊष्मा का संचरण ही उसमें मायने रखता है। तापांतर, पहले सिरे पे ताप अधिक, जिधर आप पकड़े होंगे ताप कम होगा लेकिन गर्म होगा, उसे हम कहते हैं ऊष्मा का संचरण। तो ऊष्मा का संचरण मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। पहली विधि है इसमें चालन की विधि यानी कि कंडक्शन। तो ऊष्मा संचरण की यह एक ऐसी विधि होती है चालन, जिसमें ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचाती है। इसका उदाहरण आपको समझाया ना, राड की छड़ यानी कि लोहे की छड़ ले लेते हैं इतना बड़ा सा, इसके एक सिरे पर हम गर्म करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं आग, गर्म हो रही है, यहाँ आपने पकड़ा है। तो इसमें आपको कैसे पता जो इसमें जो कण है अपने स्थान को छोड़ रहे हैं? छोड़ तो है नहीं रही। पहले यहाँ पर पहला कण गर्म होता है तो दूसरे कण को गर्म करता है, वो तीसरे कण को, चौथे कण को, ऐसे पहुँचते पहुँचते ये आप इस सिरे तक गर्म हो जाता है छड़। इसमें पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होते हैं, वो अपने स्थान पे फिक्स रहते हैं। वो केवल एक एक कण दूसरे कण को गर्म करता है, ऐसे सिलसिला चलते रहती है, पूरी छड़ गर्म हो जाती है। इसमें लिखा है जबकि कण अपने स्थान नहीं बदलते, चालन कहलाती है ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के कण दूसरे कण को अथवा अपने पास वाले कण को अपना स्थान बदले ऊष्मा का संचरण करते हैं। अपना स्थान बदले बिना ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करते हैं, पहुंचाते हैं। उस विधि को हम कहते हैं चालन की विधि। सभी ठोसों में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस वस्तु होते हैं, उसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि के द्वारा ही होता है। बात करते हैं जो किसी ठोस में ऊष्मा होती है, ऊष्मा जो पहुंचती है, गर्म करते हैं, तो ऊष्मा का मान होता है Q बराबर K A T2 माइनस T1 इंटू T अपान L अथवा डेल एक्स। यहाँ पर एक ठोस पदार्थ लिया गया है जिसके एक सिरे का ताप T1 है, दूसरे सिरे का ताप T2 है। इनके मध्य की जो दूरी है, लंबाई है, वो है डेल एक्स। और ये इसका जो ऊष्मीय चालकता है, एक नियतांक है K। इसमें जो ऊष्मा की प्रवाह बनेगी वो होगी K A T2 माइनस T1 इंटू T इन होल डिवाइडेड बाई डेल एक्स, जहाँ K है पदार्थ की ऊष्मीय चालकता, A है पदार्थ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, T2 है दूसरे सिरे पे ताप, T1 है पहले सिरे पे ताप, T है इस दौरान जो समय लगता है वो T समय है, और डेल एक्स है दोनों सिरों के बीच की दूरी। जब इसे हम निकालते हैं किसी ठोस में ऊष्मीय चालन की दर, तो दर निकालने के लिए इसे हम अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स करते हैं, या डी एक्स बाई डी टी करते हैं, डी एक्स बाई डी टी। मान लेते हैं एक्स दूरी है तो डी एक्स बाई डी टी करते हैं तो आता है क्या? वेग।
यानी कि दूरी परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग। यहाँ पर दूरी हो रही है परिवर्तन, तो जब आपको निकालना होगा दूरी परिवर्तन की दर है तो निकालना होगा आपको इसमें का किसी ठोस में ऊष्मा चालन की दर, यानी कि डेल क्यू बाई डेल टी। जो टी यहाँ पर लिखा है वो पश्चांतर कर देते हैं, बन जाता है सूत्र के ए इंटू डेल टी बाई डेल एक्स, जहाँ डेल टी होता है दोनों सिरों के मध्य तापों का अंतर है। चलते हैं अगले आप टॉपिक पे, तो आता है उसमें ऊष्मीय चालकता, जो के की वैल्यू है वो क्या होती है ऊष्मीय चालकता। तो किसी पदार्थ की ऊष्मीय चालकता उसकी स्वयं द्वारा ऊष्मा चालन की योग्यता होती है। जैसे कोई वस्तु कितनी योग्य है, वह कितने चालक है। जैसे हम ले लेते हैं लकड़ी की और एक छड़ ले लेते हैं, तो ऊष्मा सबसे अधिक किस में प्रवाहित होगी, छड़ में। विद्युत धारा प्रवाहित करे तो छड़ में ज़्यादा होगी। तो यानी कि इसकी एक अपनी वैल्यू बन जाती है, उसकी एक योग्यता होती है, सहन करने की योग्यता, ऊष्मा चालन की योग्यता, ऊष्मा प्रवाहित करने की योग्यता, विद्युत प्रवाहित करने की योग्यता। तो इसी योग्यता को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय चालकता कहते हैं, जिसका इकाई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम में इसका मात्रक बनता है जूल, सेकेंड इनवर्स, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। इसको हम लिख सकते हैं वाट, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है, वाट प्रति मीटर केल्विन, वाट प्रति मीटर केल्विन। यानी इनवर्स जो होता है, जो ऑप्शन से लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं 5/10⁻², -2 लिख दिया। जब इसे ऊपर भेजते हैं तो बनता है 5 × 10⁻², माइनस हट जाता है। तो यहाँ का इनवर्स का मतलब यही होता है, इनवर्स मतलब -1 क्योंकि यहाँ ताप की उपस्थिति दो तापों के मध्य अंतर के रूप में है, दो तापों के मध्य अंतर के रूप में। क्यों, क्योंकि इसके दो सिरे हैं, दोनों सिरों का ताप अलग अलग है। बात करते हैं इससे आगे, जो नीचे सारणी दी गई है, कुछ पदार्थों की जो ऊष्मीय चालकता होती है उसे हम जान लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की ऊष्मीय चालकता होती है 140, पीतल की 109, तांबा की 400, चांदी की 414, स्टील की 46। इसमें आपको दे देगा ऑप्शन में, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम ऊष्मीय चालकता के बढ़ते क्रम में है। निम्नलिखित में से ऊष्मीय चालकता के बढ़ते हुए क्रम में कौन सा सही होगा, आपको दे देगा। जैसे एल्युमिनियम पहले लिख देगा, तो इसका हमको क्रम याद करना। सबसे ज़्यादा होता है क्या, चांदी में, यानी कि Ag, चांदी सबसे अधिक। उसके बाद क्या है, तांबा यानी कि कापर। उसके बाद क्या है, तांबा, तांबा क्या होता है, पीतल, तांबा मतलब कापर। और उसके बाद आता है क्या, पीतल, पीतल क्या होती है, पीतल और कापर और जिंक, यानी कि कापर और जिंक, कापर 80%, जिंक 20%, जब मिलते हैं तो बनता है आपका पीतल। तो पीतल यहाँ पर हो जाएगा पीतल। उसके बाद कौन सी आती है क्या, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद आता है पीतल, पीतल। तो आपको ही क्रम याद करनी, सबसे ज़्यादा किस्में होती है, सबसे कम किस्में होती है। जैसे ट्रांसफार्मर में का तेल होता है, उसकी होती 0.176, लकड़ी की 0.146, हवा की 0.024, शीशा की 0.09, जल की 0.06। यानी कि सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम ऊष्मीय चालकता इन पांचों में से किसका होगा, सबसे कम। तो सबसे कम होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर, यानी कि हवा। हवा का सबसे कम होगा ऊष्मीय चालकता। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, क्वेश्चन पे। तो आता है इसमें ऊष्मीय संचरण की द्वितीय विधि आती है क्या, संवहन। संवहन क्या होता है जान लेते हैं। तो इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण में धाराएं बहती हैं, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम किसी बर्तन में आप जल गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, ये पानी भरा है, यहाँ पर लगा देते हैं हम बर्नर की सहायता से आग। जब इसे गर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है पहले नीचे वाले कण गर्म होंगे। जब यह कण गर्म होते हैं तो ये ऊपर चले जाते हैं, ऊपर। और जो ऊपर वाले ठंडे कण होते हैं उतना गर्म नहीं होते हैं, वह इनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो उस गर्म हो लेते हैं। यानी कि इसमें पदार्थ के कणों का स्थानांतरण होता है ऊष्मीय में, जो ऊष्मीय संवहन विधि में। और संवहन विधि मुख्यतः गैसों और द्रवों में ही होती है।
जो वायुमंडल आपका गर्म हो जाता है हवा, तो उसका भी कारण क्या होती है? वो कारण होती है आपका संवहन विधि। जैसे आप देखते हैं हवा में भी विरल और जैसे सघन और विरल हो जाते हैं, क्योंकि जो जमीन से सटे हुए वायु होते हैं वो विरल हो जाते हैं, इस और ऊपर वाले सघन हो जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? संवहन होती है, क्योंकि पहले वो गर्म होते हैं नीचे वाले, तो उनका स्थान ऊपर वाले कण ले लेते हैं, यानी कि कणों का स्थानांतरण होता है इसमें। चलते हैं अगले टॉपिक पे, तो आता है विकिरण। अब विकिरण तृतीय विधि इसको जान लेते हैं। तो इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम की गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में चलती है। इस विधि में किसी गर्म स्रोत से ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। चालन तथा संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण धीरे धीरे होता है, परंतु विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से संचरित होती है। अब प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इस दर से, इस गति से विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। जो सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं वह विकिरण के द्वारा ही पहुंचती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं ऊष्मीय विकिरण की। अगला है ऊष्मीय विकिरण। तो ऊष्मीय विकिरण क्या है? तो प्रत्येक वस्तु अपने ताप के कारण ऊष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। ताप के कारण, यहाँ पर समझने की बात है। मान लेते हैं दो पिंड लिया हमने, एक पिंड ए है और दूसरा पिंड बी है। पिंड ए का ताप है 80 डिग्री सेल्सियस और पिंड बी का ताप है 50 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है पिंड ए अधिक ताप वाला है, तो इसमें से जो कम है सदैव ऊष्मा अधिक ताप वाले से निम्न ताप वाली ओर प्रवाहित होती है, तो ए से बी की ओर प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक वस्तु अपने ताप के कारण ऊष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। ताप के कारण, ताप का मतलब यहाँ पर इसका ताप अधिक है, इसीलिए ना अपना ए ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है, बी उसको ग्रहण कर रहा है, करती है। तो ये विकिरण अवरक्त किरणों तथा तरंगों के रूप में होती हैं। इसमें इनमें ऊष्मा तो होती है परंतु दिखाई नहीं देती। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किन तरंगों के संचरण के लिए? विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, जो अवरक्त किरणें होती हैं, जैसे विकिरण वाले, जिससे सूर्य की प्रकाश पहुंचती है पृथ्वी पर, वो विकिरण के द्वारा पहुंचती हैं। जब उसमें ऊर्जा किसी अन्य वस्तु पर गिरती है तो अवशोषित होकर वस्तु का ताप बढ़ा देती है। जैसे हम सोलर पैनल लगाते हैं छत पर, सोलर पैनल, तो इसमें सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो इससे ऊष्मा यानी कि ऊर्जा को अवशोषित करके विद्युत में कन्वर्ट कर देती है। आप बाहर कपड़ा भिगो कर सुखाते हैं तो वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा कपड़ा सूखता है, तो कपड़ा क्या करता है? उस बस सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित करता है और वाष्पन की क्रिया करता है और कपड़ा सूख जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक पे, तो आता है ऊष्मीय विकिरण के गुण। तो ऊष्मीय विकिरण के मुख्यतः गुण क्या क्या होते हैं जान लेते हैं। ऊष्मीय विकिरण विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। इसके संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में चलती हैं। ये तीनों ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता होती है, तीव्रता आई, वह क्या होती है? वस्तु से बिंदु की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी मान लेते हैं r है, तो वर्ग यानी कि आई अनुक्रमानुपाती 1/r², आई व्युत्क्रमानुपाती r² के बराबर होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, दो विकिरण ए और बी हैं। पहले विकिरण से बिंदु की दूरी r1 है, दूसरे विकिरण से बिंदु की दूरी r2 है, जिनका मान कुछ न कुछ दिया रहेगा। और पहले विकिरण की जो ऊष्मीय तीव्रता है, विकिरण की तीव्रता है 10 है, तो बी की तीव्रता क्या होगी? तो इसी फार्मूले से उसका हमें आंसर निकालना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऊष्मीय विकिरण की दर। तो ऊष्मीय विकिरण की दर की निर्भरता क्या है? तो ऊष्मीय विकिरण की दर निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। जैसे प्रकाश पृष्ठ की प्रकृति पर। पृष्ठ काले तथा खुरदरे पृष्ठ से ऊष्मीय विकिरण की दर समान ताप और समान क्षेत्रफल वाले श्वेत व चमकदार पृष्ठ की तुलना से अधिक होती है। जैसे मान लेते हैं हम
पृष्ठ की प्रकृति को समझते हैं तो एक ले लेते हैं खुरदुरा तल और एक ले लेते हैं चिकना तल। तो सबसे पहले कौन सा तल ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगा? जो खुरदुरा तल होगा उस पर प्रकाश की किरणें ज़्यादा परावर्तित नहीं होंगी, वह सभी जितने गिरेंगी किरणें अधिकांश किरणों को अवशोषित करके गर्म हो जाएगा। लेकिन जो चिकना तल होंगे उस पर जो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं अधिकांश किरणें परावर्तित होकर दूसरी दिशा में चली जाती हैं, तो वह कम गर्म होता है। यानी कि पृष्ठ की प्रकृति वही बताती है। जो काले तथा खुरदरे, जैसे गर्मी में काला कपड़ा पहनते हैं तो आपको बहुत गर्मी होती है, वही सफ़ेद पहनते हैं तो आपको थोड़ा सा ठंड महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो काला कपड़ा होता है ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक होता है और सफ़ेद कपड़ा ऊष्मा का कुचालक होता है। इसी कारण ठंडी में ऊनी कपड़े और काले कपड़े पहन जाते हैं। तो यहाँ पृष्ठ का मतलब वही हुआ काले और खुरदरे पृष्ठ से। दूसरा आता है इसमें क्षेत्रफल पर निर्भरता। तो हमने ऊपर सूत्र बताया था Q बराबर KA डेल T बाई डेल एक्स। यहाँ करते हैं क्या? T ऊष्मीय विकिरण यानी कि ऊष्मीय प्रवाह की दर है Q/T। तो निर्भरता पूछी है, तो निर्भरता क्या होगी? जो ऊष्मीय विकिरण की दर होती है वह क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। जब इसको नियतांक हटाएंगे, के को हटा देते हैं तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक आ जाता है। क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, ताप परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है, डेल एक्स के यानी कि उसके दोनों सिरों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसी टाइप हम देखते हैं। पहला है क्षेत्रफल की निर्भरता, जो क्षेत्रफल में क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती को सूत्र के हिसाब से। ताप की निर्भरता, तो ऊष्मीय विकिरण की दर Q/T पृष्ठ के परम ताप क्या होती है? जिसे हम केल्विन ताप पर मापते हैं, केल्विन पैमाने पर मापते हैं, वह परम ताप होती है। और परम ताप को क्या कहते हैं? हम ऊष्मागतिकीय ताप भी कहते हैं। कि चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। जो ऊष्मीय विकिरण की दर होती है वह ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। जब इसे हम हटाते हैं तो वहाँ पर जुड़ता क्या? वोल्टस स्टीफन नियतांक, फाई होता है स्टीफन नियतांक। इसे जब हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पर नियतांक आता है फाई ने सिग्मा है, सिग्मा नियतांक आता है। इसे स्टीफन का नियम भी कहते हैं और जहाँ सिग्मा है स्टीफन नियतांक है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये लास्ट टॉपिक था इस वीडियो का। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उपयोगी सिद्ध हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसका लाभ उनको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।